हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज का सेशन हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पता है हम लोग अभी 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं विथ रिवीजन। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, जरूर सबसे पहले आप पहले का वीडियो देख ले। आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री के रिवीजन क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाइएगा तो लाइन बाय लाइन आपको केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएगा। इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया गया है, जितना भी बताया गया उसको अच्छे से कोई पढ़ लेते हैं तो फिर उनको नंबर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए चलते हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयोजक ठोस है। ससंयोजक ठोस है। देखो, ठोस का जो प्रकार होता है, इस ठोस का हम लोग 4 प्रकार पढ़े थे। ठोस का कितना प्रकार पढ़े थे? 4 प्रकार पढ़े थे, जिसमें आयनिक ठोस था, ससंयोजक ठोस था, आणविक ठोस था और एक धात्विक था। और चारों का हम बार बार पहले भी बोले थे, इसके पहले भी सब क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बोले थे कि चारों में से ये कोई ना कोई इसका एग्जाम्पल जरूर पूछता है। तो कभी कभी आयनिक ठोस का पूछेगा। ये 4 प्रकार के हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो हम सबसे पहले आयनिक ठोस के बारे में बताते थे। ये याद रखना कि ये 4 प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो सबसे पहले हम आयनिक ठोस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आयनिक ठोस के एग्जाम्पल में क्या क्या याद रखना है? तो NaCl याद रखना, सोडियम क्लोराइड, Li याद रखना है। ये सब एग्जाम्पल है। ये इसका 2 एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा आएगा सहसंयोजक। दूसरा क्या है? सहसंयोजक। सबका एग्जाम्पल ही याद रखना जरूरी, इसलिए एग्जाम्पल ही पूछता है सहसंयोजक। तो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का अगर बात करेंगे, इसका उदाहरण के रूप में याद क्या रखना है? इसका उदाहरण 2 महत्वपूर्ण पहले याद रखना, हीरा और ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? हीरा, ग्रेफाइट। एक और याद रख सकते हैं इसका, क्वार्टज। इसका 3 याद रखना है। अगला चलते हैं। अगला जो क्रिस्टलीय ठोस होता है आणविक होता है। क्या होता है? आणविक। आणविक क्रिस्टलीय ठोस का बात करेंगे तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल है। ये याद होना चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है। बार बार बोल रहे, इसके 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2023 में भी पूछा गया है। ये सब एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है ठोस CO2। दूसरा बर्फ याद रखना है, ये आणविक होता है। तीसरा आयोडीन याद रखना है, आयोडीन। ये सब एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो इसका 3 एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। चौथा आता है धात्विक। धात्विक का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, इसलिए धात्विक नहीं पूछेगा। धात्विक बहुत कम चांस है, लेकिन ये तीनों में से कोई पूछा जा सकता है। धात्विक का बहुत सारा होता है, लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ये सब धातु है, तो धातु का नाम याद रखना है बस, सिंपल, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जितना भी धातु होता है सब इसमें आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, इस 3 को इसका एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। तो आप अगर बात करें कि ये हीरा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये हीरा है, तो सहसंयोजक ठोस कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। लोहा और तांबा कौन सा हो जाएगा? तो धात्विक हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड कौन सा हो जाएगा? तो आणविक हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है किस धातु का षष्ठभुजीय। अब देखो, अगर हम लोग पैकेजिंग का बात करते हैं, क्रिस्टल का जो पैकेजिंग होता है, एक विमीय बहुत सीधा सा पैकिंग हो जाए, एक विमीय में कोई खास नहीं होता है। लेकिन द्विविमीय पैकेजिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग 2 प्रकार के पैकेजिंग पढ़ते हैं। 2 प्रकार के पैकेजिंग पढ़ते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर षष्ठभुजीय का मतलब क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। इसमें पूछा है कि इसका क्या पूछा है, तो सामान्य संख्या के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम लोग जब भी किसी धातु का बात करते हैं तो उसका जो पैकेजिंग का बात करते हैं, हम लोग त्रिविमीय में बात करते हैं, कभी भी द्विविमीय वन विमीय में बात नहीं करेंगे। इसलिए त्रिविमीय एक के ऊपर दूसरा लेयर रहता है। तो अगर द्विविमीय त्रिविमीय दोनों में 2 प्रकार की रिक्तियाँ उत्पन्न होती है, ये भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्तियाँ हम लोग पढ़े थे।
और दोनों केस में दो प्रकार के पैकेजिंग हम लोग को देखने को मिलता है त्रिविमीय में, जिसका हम लोग नाम देते हैं। एक को घनाकार सीमित पैकिंग कहते हैं, जिसको हम लोग CCP कहते हैं। एक को घनाकार सीमित पैकिंग कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CCP कहते हैं, घनाकार सीमित पैकेजिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे तो क्यूबिकल क्लोज पैकेजिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकेजिंग। एक हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। एक को क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। हेक्सागोनल को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे तो षटकोणीय, क्या कहेंगे, षटकोणीय क्लोज पैकेजिंग। क्या होगा, षटकोणीय सीमित पैकेजिंग इसको नाम बोलते हैं, सॉरी षटकोणीय सीमित पैकेजिंग हम लोग बोलते हैं, षटकोणीय सीमित पैकेजिंग बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्लोज पैकेजिंग कहेंगे, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये दो प्रकार के पैकेजिंग हम लोग को देखने को मिलता है, और दोनों में हम लिखवा चुके थे कि दोनों में सामान्य संख्या जो होता है कितना होता है, 12 होता है। सामान्य संख्या कितना होता है, 12 होता है। इसको क्लियर ढंग से हम लिखवा चुके हैं पहले, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन डी। इसमें से अब दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। अभी तो ये पूछा है SCP, जिसको हम हेक्सागोनल क्या कहते हैं, तो इसको हेक्सागोनल सीमित पैकेजिंग के नाम से जानते हैं। अब एक होता है CCP। अच्छा, इस बात को भी ध्यान रखना है, CCP का एक और लिखा जाता है, इसको हम लोग FCC भी कहते हैं। क्या कहते हैं, FCC भी कहते हैं। तो ये भी नाम ध्यान रखना है, इसको हम लोग FCC भी कहते हैं। और दोनों का सामान्य संख्या हमेशा कितना, 12। इस पर सॉरी, तो इसका ध्यान में रखना है, दोनों का जो सामान्य संख्या होता है वो 12 ही होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है किसका, तो निम्नलिखित कौन आदर्श घोल नहीं है। ये नहीं पूछा कि आदर्श घोल कौन है, पूछा है कि कौन आदर्श घोल नहीं है। कि आदर्श घोल के बारे में बात किया जा रहा है। आदर्श और अनादर्श हम लोग विलयन पढ़ते हैं। ये कौन सा अभ्यास है कि विलयन चैप्टर में हम लोग इसको मिलेगा, खोजेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, विलयन चैप्टर में मिलेगा। तो देखो, आदर्श का अनगिनत एग्जाम्पल होता है। अगर अनादर्श का हम लोग बात करते हैं तो अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल याद रख ले, तो इससे सारा काम बन जाएगा। इसके पहले भी हम लिखवा चुके हैं। अनादर्श विलयन को ही हम लोग वास्तविक विलयन के नाम से जानते हैं। अनादर्श विलयन, अनादर्श, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। इसको हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। तब बात करते हैं अनादर्श। तो अनादर्श विलयन जो होता है वो दो प्रकार के देखने को मिलता है। अनादर्श जो विलयन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के विलयन हम लोग को देखने को मिलता है। अब कौन कौन सा विलयन देखने को मिलता है, दो प्रकार का। इसके पहले भी हम लोग पहला प्रकार पहले लिखते हैं, ऋणात्मक विचलन। एक दिखाता है क्या, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन का अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, इसलिए एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल दो विलयन कौन कौन सा मिला हुआ रहता है, तो इसमें पहले एग्जाम्पल याद रखना है क्लोरोफॉर्म। क्या रहता है, क्लोरोफॉर्म। ट्राई करें कि सबका फार्मूला भी ध्यान में रखें। क्लोरोफॉर्म के साथ कौन रहता है, तो क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन होता है। कौन होता है, एसीटोन होता है। ये पहला मिश्रण हम लोग देखने को मिलता है। ऐसे ही और क्या रहता है, तो जल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल के साथ हाइड्रोक्लोरिक HCl को बोलते हैं, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ कौन विलयन में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा लिखना है, तीसरा विलयन जो मिलता है हम लोग का जल और नाइट्रिक अम्ल का, जल के साथ नाइट्रिक अम्ल, और एक और मिश्रण मिलता है, उसको भी ध्यान में रखें। एक और इसमें आता है, इसको भी याद रखें, क्लोरोफॉर्म के साथ एक और हम लोग को मिश्रण देखने को मिलता है, क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन का मिश्रण। ये जो दर्शाता है, ये सब के सब ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ये सब के सब अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है। सबके सब किसका एग्जाम्पल है, अनादर्श विलयन का। दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा जो होता है इसमें, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो होता है धनात्मक होता है। दूसरा क्या होता है, धनात्मक वाला भी लिख देते हैं, उसका भी एग्जाम्पल। ये शायद हम पहले भी लिखवा चुके हैं, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन का एग्जाम्पल का बात करते हैं,
तो इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं एक होता है कौन सा, बेंजीन के साथ मेथनॉल, याद रखना है, बेंजीन के साथ मेथनॉल। मेथनॉल को मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये सब बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है बेंजीन के साथ एसीटोन, एसीटोन। और भी होता है एसीटोन के साथ एथेनॉल, एसीटोन के साथ एथेनॉल। तो ये सब जो दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, धनात्मक विचलन को दर्शाता है। अब जो आदर्श विलयन कौन नहीं होगा, जो अनादर्श होगा, जो वास्तविक विलयन होगा। इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहेगा तो एक देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन, ये क्या है, वास्तविक विलयन है। इसका मतलब क्या है, ये आदर्श घोल नहीं है, ये आदर्श विलयन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें जो दिया हुआ है वो सब देख सकते हैं, इसमें किसी के साथ मैच नहीं करेगा वो सब। इसका मतलब क्या है, वो सब के सब आदर्श विलयन हो, सब के सब क्या है, आदर्श विलयन है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। जब हम अर्धपरागमय झिल्ली का बात करते हैं, अर्धपरागमय झिल्ली में किसका बात करेंगे, ऑब्वियस है कि ये पराश्रम का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, तो ये पराश्रम होता क्या है उसको आज थोड़ा सा हम लोग क्लियर ढंग से समझ लेते हैं। ध्यान समझिएगा जो हम बातें कह रहे हैं, कि हम लोग एक क्या कर दे, यहाँ पर 2 कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इसको अच्छा सा समझा देते हैं पराश्रम क्या होता है। पराश्रम क्या होता है, पराश्रम का दाब क्या होता है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसमें भी हम 1 बिलियन डाल दिए हैं, इसमें भी 1 बिलियन डाले हुए हैं। दोनों बिलियन के एक पाइप से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बीच में एक झिल्ली लगाए हुए है, इसके बीच में क्या किए हुए है, एक झिल्ली लगाए हुए है। इसी झिल्ली को हम लोग क्या क्या नाम यहाँ पे देंगे, इसी को हम लोग कहते हैं अर्धपरागमय झिल्ली। इसको हम लोग कहते हैं अर्धपरागमय झिल्ली के नाम से जानते हैं। अब ये झिल्ली क्या काम करता है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। इस बिलियन में जो कण है वो कणों की मात्रा ज्यादा है, मतलब इसमें सांद्रता, इस बिलियन का सांद्रता क्या है, ज्यादा है। इस बिलियन का सांद्रता क्या है, ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखें। और इस बिलियन का सांद्रता क्या है, कम है। इस बिलियन का सांद्रता क्या है, कम है। अब देखो सांद्रता किसका ज्यादा रहता है, जिसमें विलय का मात्रा ज्यादा होता है। सांद्रता किस विलयन का ज्यादा होता है, जिसमें विलय का मात्रा ज्यादा होता है, विलायक का मात्रा कम होता है। इसमें किसका मात्रा कम कहलाएगा, तो इस विलयन में हम लोग कह सकते हैं कि विलायक की मात्रा क्या होगा, कम होगा। इस विलयन में किसका मात्रा कम होगा, इस विलयन में विलायक की मात्रा कम होगा। इस विलयन में विलायक कम, इस विलयन में विलायक अधिक होगा। जिसमें सांद्रता कम मतलब इसमें विलायक क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए कि किसी विलयन का सांद्रता अधिक कब होता है, किसी विलयन का सांद्रता अधिक कब होता है, जब विलय का मात्रा ज्यादा होता है। मतलब इसमें विलय क्या होगा, इसमें अगर विलय का बात करते हैं, विलय अधिक है, विलय अधिक होगा। इसमें बात करते हैं तो विलय कम होगा। विलय जिसमें कम, उसका सांद्रता भी क्या होता है, कम होता है। बात क्लियर है। अब होता क्या है, ये झिल्ली सिर्फ क्या कर सकता है, विलायक को ही आर पर होने दे सकता है। ये झिल्ली क्या करेगा, विलायक को ही आर पर होने दे सकता है। बात क्लियर है, ध्यान सुनिएगा। ये झिल्ली क्या करेगा, सिर्फ विलायक को ही आर पर होने दे सकता है। तो ये पराश्रम होता क्या है, तो अब विलायक किसमें अधिक है, इसमें अधिक है। हर एक चीज का एक नेचर होता है, जहाँ पे जो अधिक होता है वो कम की ओर मूव करना शुरू कर देता है। जहाँ पे जो अधिक होता है वो कम की ओर क्या करने लगता है, मूव करना, गति करना शुरू कर देता है। तो इससे ये अंदाजा लग रहा है कि जो ये विलायक है, विलायक क्या करने लगेगा कि इस विलयन से निकल के
विलायक उधर की ओर जाना शुरू कर देगा। ये सिर्फ ऐसा झिल्ली होता है कि सिर्फ विलायक पदार्थ को इससे पार होने दे सकता है, विलय को पार होने नहीं दे सकता है। तो विलायक जब एक ओर से अधिक ओर से कम की ओर, हम लोग बोल सकते हैं जिस ओर विलायक ज्यादा है उधर से कम की ओर जाना शुरू करेगा तो उसी को परासरण कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि जिस विलयन का सांद्रता कम होता है उससे विलायक जिस विलयन का सांद्रता अधिक होता है उस ओर जाना शुरू कर देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग परासरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जब हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि ये जो विलायक इधर से इधर जा रहा है वो इधर जाना रुक जाए, विलायक जो इधर से इधर जा रहा है अधिक से कम की ओर जा रहा है, इसको रोक दे, तो रोकने का जो काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिस दाब पर ये रुक जाता है उस दाब को हम लोग परासरणी दाब कहते हैं। उस दाब को क्या कहते हैं, परासरणी दाब कहते हैं। दोनों क्लियर हो गया, परासरण क्या है और परासरणी दाब क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन आएगा कि अर्ध पार में झिल्ली से कौन सिर्फ जाता है, तो विलायक के अणु सिर्फ जाता है, विलय के अणु उससे आर पार नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम घोल में, देखें जब भी कोई पदार्थ को किसी ग्राम में मिलाया जाता है, किसी द्रव्यमान में मिलाया जाता है, विलय को किसी द्रव्यमान में नहीं मिलाते हैं तो उसका हम क्या निकालते हैं, मूललता निकालते हैं। मूललता नहीं निकालते, मूललता नहीं निकालते, मूललता निकालते हैं। मूललता कब निकालते हैं, थोड़ा सा दोनों टर्म को यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दें। अगर हम लोग बात करते हैं मूललता का बात करते हैं तो ये कब निकालते हैं, जब विलायक के रूप में क्या हो, आयतन के रूप में विलायक लिया जाए, मतलब विलयन को आयतन में जब लिया जाता है तब हम लोग मूललता निकालते हैं। और जब विलायक को ग्राम में लिया जाता है, किलोग्राम में वजन में लिया जाता है, तब उसका हम लोग क्या निकालते हैं, तो मूललता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मूललता। अब मूललता का फार्मूला का अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है, ऊपर में होता है विलय के मोल, और नीचे में जो होता है विलायक का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान किसमें, तो द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, गुने 1000। यही फार्मूला होता है। अब देखो किसी चीज़ का अगर हम लोग चाहते हैं कि मोल निकाले, किसी चीज़ का अगर मोल निकाले तो ये ग्लूकोज दिया हुआ है, ठीक। तो ग्लूकोज का सूत्र का बात करेंगे तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, तो सभी को पता होना चाहिए। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसका जब हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, तो आणविक द्रव्यमान जब निकालते हैं, ये कार्बन का 6 गो होता है तो 22 6 72 हो जाता है, और हाइड्रोजन 12 गो होता है, 12 गो ही रह जाएगा, ऑक्सीजन 16 को 16 छके 96 हो जाएगा। इसको जोड़ते तो ये कितना आता है, 180 आता है। तो ये 180 ग्राम पर मोल होता है, ठीक। तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राम दिया रहता है उसको आणविक द्रव्यमान से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये मोल हो गया। और नीचे में क्या है, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, 1000 दिया हुआ है, और गुने क्या कर देना है, 1000। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 18 से ये 10 मरतबे कटेगा, तब बचा क्या, 1/10। 1/10 को क्या लिखते हैं, 0.1। क्या लेना है, मोलर लेना है, मोलर नहीं लिखना है, ये आर वाला नहीं लेना है, ये ल वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये मोलर हो जाएगा, इसलिए मोलर ही हम निकाले हैं, तो 0.1 मोलर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है क्वथनांक सबसे अधिक किसका होगा। तो देखो हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें क्वथनांक का उन्नयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। और जो क्वथनांक का उन्नयन होता है ना, इसे एक बार लिख देते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्वथनांक। क्वथनांक मतलब होता है जिस ताप पर कोई चीज उबलने लगता है तो उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है किसी विलयन का क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। अब उन्नयन क्यों होता है उसका चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, इसमें बहुत समय लग जाने वाला है।
सिर्फ अभी हम लोग समझें क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, उन्नयन मतलब क्वथनांक बढ़ जाना। तो क्वथनांक कितने से बढ़ जाता है उसके लिए ये क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होता है कि समानुपाती होता है सांद्रता के। जो विलय मिलाते हैं उसके सांद्रता का क्या होता है, जो विलय मिलाते हैं उसके सांद्रता का क्या होता है, समानुपाती होता है। सांद्रता किस पर डिपेंड करता है, अभी हम लोग बात करते थे, ये मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। किसके, मोलों की संख्या पर। इसमें जिसका मोल अधिक होगा उसी का क्वथनांक का उन्नयन सबसे अधिक होगा, उसी का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। अब मोल किसका अधिक हो सकता है, तो मोल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। तो देखो मोल उसी का अधिक होगा, मोल उसी का, सबका 1% दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर द्रव्यमान सबका समान ही लेना है। मोलर द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, मोल उसका अधिक होगा जिसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। मोल उसी का अधिक होगा जिसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। सुक्रोज का बात करें तो सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर होता है, सुक्रोज का सबसे भयानक स्ट्रक्चर होता है C12H22O11। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर हम लोग बातें ग्लूकोज का भी लिखे थे 66H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का होता है। NaCl तो बहुत छोटा हो गया। अगर यूरिया का बात करेंगे तो यूरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यूरिया का कितना होता है, यूरिया का होता है CH4N2O होता है। ये NaCl दिया है, तो सबसे मोलर द्रव्यमान कम किसका है, NaCl का है। तो इसी का मोल सबसे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए कि जिसका मोलर द्रव्यमान कम होगा उसी का मोल सबसे ज़्यादा होगा, और इसका मोल सबसे ज़्यादा होगा तो इसका मोलर सांद्रता, यहाँ पर सांद्रता उसी का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसका सांद्रता ज़्यादा होगा उसी का क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका सांद्रता अधिक होगा, तो यहाँ पर जल में 1% NaCl का सांद्रता सबसे ज़्यादा अधिक होगा, इसलिए कि इसका मोलों की संख्या सबसे अधिक है। बात समझ में आया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के मुख्य अयस्क, अब देखो ऑक्साइड अयस्क बोला है, मुख्य अयस्क नहीं, ऑक्साइड अयस्क। तो लोहे का 2 ऑक्साइड अयस्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखना है। तो लोहे के ऑक्साइड अयस्क का बात कर रहे हैं हम लोग, इसका 2 नाम याद रखना जरूरी है। ये ऑक्साइड स्पेशली क्या है, ये ऑक्साइड वाला अयस्क है। तो 2 गो होता है ये मैग्नेटाइट, क्या होता है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र अगर बात करेंगे Fe3O4 होता है। दूसरा होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट। हेमेटाइट का बात करेंगे तो ये होता है Fe2O3 होता है। ये 2 लोहे का अयस्क का, ऑक्साइड का अयस्क का नाम याद रखना है। जिसमें पूछा इसमें कौन है, तो ऑब्वियस है कि हेमेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट तो दिया नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम पहले ही बोल दिए थे कि सारे तत्व का कुछ मुख्य अयस्क का नाम याद रखे, इसलिए कि बहुत पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अब ये कोई नहीं करेगा तो उसको तो नंबर ऑब्वियस है कि नहीं आ पाएगा। याद करना भी जरूरी है, जितना भी तत्व हम बताए हैं उसमें जितना भी अयस्क का नाम लिखवाया गया है उसको जरूर से जरूर आप लोग याद करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था +2 को दर्शाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है, जिसका पूछता है उसको हम लोग x मान के बनाते हैं। जिससे फ्लोरीन का कितना ऑक्सीकरण संख्या लेते हैं, -1 लेते हैं। ये कितना है, 2 है, तो इसमें क्या करो, 2 से गुना कर दो। और जिसका नहीं पता है ऑक्सीजन तो उसको x मान लो। बराबर क्या करते हैं, इस पर कुल आवेश, तो इस पर कोई भी आवेश नहीं है तो इस 0 के बराबर कर देते हैं। यही सॉल्व करते हैं, x का मान जो आता है वो इसका ऑक्सीजन का, यहाँ पर क्या जाएगा, इधर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो ये +2 आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या किसका, ऑक्सीजन का। तो ये ऑप्शन में ही मिल गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। Cl का अगर निकालते हैं तो इसका भी क्या होगा, 2 गुण है, Cl का भी -1 होता है, +x = 0, तो -2 + x = 0 होगा, तो यहाँ पर भी x का मान कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसका भी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसका निकालते हैं N2O2 का, N2O2 का, तो Na का कितना होता है, +1 होता है, तो 2 गुने +1 होगा, प्लस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2x लिखाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 2x = 0, तो 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा,
इधर से 2 जाएगा तो भाग में, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से x का जो मान आया -1 आ गया, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 हो रहा है। उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे, तो इसका शायद -2 आ जाएगा। तो ये 2 पदार्थ है जिसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है। तो हो सकता है क्वेश्चन देने में मिस्टेक किया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ये दोनों को दोनों हो सकता है। ठीक, चलिए चलते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव सक्रिय गैस है। अब देखो, उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस हम लोग पढ़ते हैं, उत्कृष्ट गैस 18वें तत्व को गैस को हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, 18वें वर्ग के तत्व, वर्ग 18 का हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आता है हीलियम, हीलियम जिसको हम लोग He से दर्शाते हैं। दूसरा आता है नियॉन, नियॉन जिसको हम लोग Ne से दर्शाते हैं। तीसरा आता है आर्गन जिसको हम लोग Ar से दर्शाते हैं। चौथा होता है क्रिप्टन, क्रिप्टन जिसको हम लोग Kr से दर्शाते हैं। पांचवा होता है जेनॉन, जेनॉन, जेनॉन जिसको हम लोग X से दर्शाते हैं। जब वर्ग 18 पढ़ा रहे थे तो अगर उसमें पलट के देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है जो ये इसमें, अच्छे रेडॉन छूट रहा है क्या, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, एक रेडॉन छूट रहा है। ठीक, तो रेडॉन भी होता है, रेडॉन जिसको Rn से दर्शाते हैं। इसमें बता भी दिया गया है कि इसमें जो रेडॉन होता है, Rn जो होता है, यही क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, इसलिए रेडॉन का बात करते हैं। Rn से नहीं, Ra से दर्शाते हैं कि Rn से दर्शाते हैं, कुछ तो मिस्टेक है, Ra से ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडॉन रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। इसका विखंडन करके क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना, जो इसमें रेडॉन होता है वही क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखें। बाकी जो होता है वायुमंडल में भी मिल जाता है। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन एक बोला गया है, निम्नलिखित को उत्कृष्ट गैस द्वारा सबसे यौगिक बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है। अब वर्ग 18 वाला जो चैप्टर है उसको खोल कर देखिएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें किसका सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण हो रहा है। देखो, जो भी उत्कृष्ट गैस होता है ये बहुत कम यौगिक का निर्माण करता है, इसलिए कि अक्रिय गैस माना जाता है, किसी के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन कुछ कुछ केस में ये अभिक्रिया करके कुछ यौगिक का निर्माण करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखोगे पलट के, तो इसमें सबसे ज़्यादा यौगिक किसका मिलता है, तो सबसे ज़्यादा यौगिक इसमें हम लोग को मिलेगा जेनॉन का। किसका मिलेगा, जेनॉन का। इस बात को ध्यान में रखें, तो ये सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है, तो यही इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।